BSDL 136 हिंदी भाषा और लेखन कौशल में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं और कुछ जो क्वेश्चन उनके आंसर भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आप अपने सामने किताब रख लो और नोट डाउन करते जाओ क्या आ सकता है। दिसंबर 2022 के पेपर में क्या आया था, ठीक है। देखो, दिसंबर 2022 के पेपर में पहले ही चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आया था, शब्दों का अर्थ पक्ष क्या है, ठीक है। शब्दों का अर्थ पक्ष क्या है, ठीक है। देखो, ये शब्दों का अर्थ पक्ष आपसे पूछा गया था 1.5 वाला, ठीक है। और इस बार क्या आ सकता है, यहां से आप एक सवाल याद करना, ठीक है। और उसके बाद में मन मर्जी आप कुछ भी याद कर सकते हैं, राइट। ये इस वाला सवाल है, इस बार इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये सवाल पूछा जा सकता है कल 20 नंबर का, ठीक है। शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी कि हिंदी भाषा में जो आप फिलहाल शब्द देखते हैं, ठीक है, वो कुछ शब्द है तत्सम है, कुछ शब्द तद्भव है और कुछ शब्द देसी भाषा के शब्द है, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द उनको कहते हैं कि मतलब कुछ हिंदी भाषा के शब्द तुर्की भाषा से लिए गए, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से, है ना, जापानी भाषा से, चीनी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, राइट। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये सवाल आप नोट डाउन करो, ठीक है, या फिर इसके सामने आप इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिसंबर 2022 के पेपर में क्या आया था, शब्दों का अर्थ पक्ष स्पष्ट करें, ठीक है। 20 नंबर का आया था, तो इसमें समरूपी शब्द लिखने थे, फिर पर्याय शब्द लिखने थे, सिनोनिम्स। जैसे कि आप पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, पर्यायवाची जैसे कि सूरज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सूर्य, भानु, रवि, दिन, दिवाकर और आफताब, ये सब सूरज के पर्यायवाची शब्द है, तो इनको पर्याय शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं सवाल। शब्दों के अर्थ पक्ष में आप तीसरा जो पॉइंट था हमारा विलोम शब्द का था। विलोम शब्द आपस में अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। कुछ शब्द स्वाद को बता सकते हैं, जैसे कि खट्टा मीठा है। रंगों को बता सकते हैं विलोम शब्द, लाल हरा, ये सब विलोम शब्द हैं, ठीक है। शब्दों के अर्थ पक्ष में चौथा टाइप आ जाता है अनेकार्थी शब्द। तो भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। आपने शब्दकोश में देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए होते हैं, जैसे कि बात, है ना। ये जो बात शब्द है इसके भी कई मायने में अर्थ निकलते हैं, जैसे कि कोई मामला है, कोई उक्ति है, बातचीत है। तो यहाँ पर बात जो शब्द है उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो शब्दों के अर्थ पक्ष में ये चौथा पॉइंट था हमारा। तो शब्दों के अर्थ पक्ष में अपना पांचवा पॉइंट रहेगा सह प्रयोग। सह प्रयोग किसको कहते हैं, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। हम जानते हैं कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हत्या कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ध्यान में आ जाते हैं। रेगिस्तान में गर्मी, ऊंट, नखलिस्तान। देखो, ओसिस ऐसा क्षेत्र होता है रेगिस्तान का। देखो, ओसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नखलिस्तान कहते हैं, कि रेगिस्तान के अंदर ऐसी जगह जहां पर पानी भरा रहता है उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो जब रेगिस्तान मैं कहता हूं तो रेगिस्तान सुनते ही आपके मन में गर्मी आता है, ऊंट शब्द आता है, ठीक है, नखलिस्तान आता है। तो ऐसे शब्द मतलब जिनके प्रयोग करने से हमें और भी शब्द याद आ जाते हैं, तो उनको अपन कहते हैं सह प्रयोग शब्द, ठीक है, सह प्रयोग शब्द, राइट। तो ये शब्दों के अर्थ पक्ष में अपने को 5 पॉइंट लिखने थे दिसंबर 2022 के पेपर में। चैप्टर नंबर सेकंड से दिसंबर 2022 के पेपर में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इस बार आ सकता है। एक तो ये याद करना, वाक्य में पदक्रम टिप्पणी लिखना आ सकता है। वाक्य में पदक्रम अनुतान किसे कहते हैं। और एक ये याद करना, कोड मिक्सिंग, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग किसको कहते हैं। जब भाषा के अंदर देखो टिप्पणी लिखना आ सकता है, वाक्य में पदक्रम, अनुतान और कोड मिक्सिंग, सेकंड चैप्टर से अगर कोई सवाल आया तो, ठीक है। देखो, कोड मिक्सिंग बता देता हूं सबसे पहले। आप हिंदी बोलते समय अलग अलग लैंग्वेज के शब्द यूज करते हैं। जैसे कि आप कभी कभार कहते हो कि मैं मार्केट जा रही हूं, तो मार्केट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। या मैं रोड पर चल रही हूं, रोड भी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो किसी भाषा को
बोलते समय अगर अन्य भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोड मिक्सिंग कहलाती है। और जब हम बोलते हैं हिंदी भाषा तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स भी बोल जाते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं रोड पे हूँ, ठीक है, और भी ऐसे काफी सारे, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो ये सब क्या है? कॉलेज, स्कूल, रोड, मार्केट, ये सब इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो हमें पता ही नहीं चलता, दैनिक व्यवहार में हमें पता नहीं चलता है, तो इस प्रक्रिया को अपन कोड मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है। अनुतान किसको कहते हैं? अनुतान से तात्पर्य है बोलने के ढंग से, हम किस प्रकार से अपने वाक्यों को बोलते हैं। जैसे कि वह चला गया, यह एक सामान्य सा वाक्य है, नॉर्मल सेंटेंस है। अपन ऐसे बोले क्वेश्चन वाचक, क्वेश्चन मार्क लगा करके कि वह चला गया, तो हम सवाल पूछने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, राइट। वाक्य तो देखो दोनों एक ही है, वह चला गया, ठीक है, यानी कि हम किसी को बता रहे हैं कि वह चला। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, तो हम किसी से सवाल पूछते हैं, वाक्य तो वही है। देखो यहां पर विराम चिन्ह बदल गया है, विराम चिन्ह बदल गया है, वह चला गया, तो यहां पर हम सवाल पूछने की कोशिश करें, क्या वह चला गया है। और अगर ये वाला चिन्ह लगाते हैं अपन, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं किसी वाक्य के अंत में, वह चला गया, तो हम ऐसे सरप्राइज सरप्राइज आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वह चला गया, है ना। देखो वाक्य तो एक ही है, वाक्य एक ही है, लेकिन चिन्हों के बदल जाने के कारण इन वाक्यों का जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। तो अनुतान किसको कहते हैं? अनुतान का मतलब होता है बोलने के ढंग से। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने विविध मनोभाव, मन के भाव, मन की स्थितियों को कुशलता पूर्वक प्रकट करते हैं। वास्तव में हम सूचना देने का बहुत कम कार्य करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव यानी कि अपन डिफरेंट टाइप के इमोशंस यूज करते हैं, ठीक है। एक भाषा के अंदर हम विभिन्न प्रकार के मनोभावों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति नाराज है, ठीक है, किसी को धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता अथवा अपनी गरीबी व्यक्त करना, किसी के सामने रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए, तो इंसान के अलग अलग मनोभाव हैं। तो दोस्तों अनुतान हमारी मदद करते हैं, हमारे जो मन के विचार होते हैं, मन की भावनाएं होती हैं, उनको बताने के लिए। ये आपको अनुतान में लिख के आना है। 2 से अगर 20 नंबर का सवाल आया, अभी जो मैंने बताए थे पदक्रम, अनुतान, कोड मिक्सिंग, ये 10-10 नंबर के आएंगे। अगर आए तो 20 नंबर का सवाल आए तो ये आ सकता है, विराम चिन्हों का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है, 20 नंबर का। तो किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान और सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझने का, जो भाषा कठिन रूप से समझी जाती है। अगर विराम चिन्ह होते हैं तो हम आराम से समझ जाते हैं। जैसे कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, हम सरप्राइज हो रहे हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप जानते हैं, पूर्ण विराम होता है कि मतलब जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है, ठीक है, जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है। उपविराम का मतलब होता है कि यहां पर थोड़ी देर ठहरते हैं अपन उपविराम में। और अर्ध विराम में बहुत ही कम समय के लिए हम ठहरते हैं, ठीक है। उपविराम देखो ये होता है, उपविराम चिन्ह ये होता है, एक तो डॉट होती है और उसके नीचे एक कोमा होती है। इसका मतलब होता है कि हम ठहराव की स्थिति में हैं। और अल्प विराम का मतलब है थोड़ी देर के लिए विराम, इसको कोमा लगा करके व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम कोमा मोहन कोमा सोहन कोमा हरीश दिल्ली आए। तो इस प्रकार से आप विराम चिन्ह भी याद कर सकते हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। और इसके आगे लिख लेना 20 मार्क्स, ये पूछ सकता है। अब वाक्य में पदक्रम देख लेते हैं ठीक है। तो बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, आप बाकी पैसे लीजिए, आप बाकी पैसे लीजिए, आपके सामने दो सेंटेंस, दो वाक्य हैं। एक तो साधारण सा वाक्य, आप बाकी पैसे लीजिए, राइट। यहां पर एक वाक्य के अंदर इन पदों का अगर क्रम बदल देते हैं, पदों का मतलब यहां पर शब्द, ठीक है। जैसे कि ये पहले वाक्य में जो लीजिए शब्द है, ये वाक्य के अंत में आ रहा था, इसको वाक्य के शुरुआत के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। लीजिए बाकी पैसे, लीजिए बाकी पैसे आप, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें पैसा देना जरूरी है, ठीक है, अगला हमसे बार बार मांग रहा है, ठीक है।
तो हम ऐसे थोड़ा सा एंग्री होकर के कि जैसे एहसान जताने की स्थिति में आते हैं, लीजिए बाकी पैसे आप, लीजिए बाकी पैसे। यहाँ पर पैसा देना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और जबकि पहले वाक्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले वाक्य में आप बाकी पैसे लीजिए, ये एक नॉर्मल सा वाक्य, यहाँ पर बहुत ज्यादा मन के भाव नहीं दिखते हैं। लीजिए बाकी पैसे आप, यहाँ पर देखो शब्दों के क्रम को बदल देते हैं तो अर्थ भी और मनोभाव भी बदल जाते हैं। तो वाक्य के अंदर प्रमुखता देने के लिए, भावों को दिखाने के लिए हम वाक्य में पद क्रम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई कहता है मिल गया मकान, कोई कहता है मिल गया मकान, तो दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि बहुत घूमा होगा। ठीक है, बहुत ओके। तो मिल गया मकान, इस वाक्य से हम क्या समझते हैं कि बहुत मेहनत की होगी। तो दोस्तों अलग अलग शब्दों के क्रम अगर बदल देते हैं तो वाक्य को कहने का ढंग भी बदल जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसके मनोभाव भी बदल जाते हैं। ये वाक्य का पदक्रम है। तो चैप्टर नंबर 3 से अनौपचारिक पत्र पूछा जा चुका है। अनौपचारिक पत्र, इस बार आप याद करो औपचारिक पत्र। सवाल क्या आएगा 20 नंबर का, औपचारिक पत्र का एक प्रारूप लिखिए। औपचारिक पत्र का एक प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, प्रारूप लिखिए। ठीक है, ये आ सकता है 20 नंबर का। और क्या आ सकता है, अर्ध सरकारी पत्र, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, और एक सरकारी पत्र याद कर लेना इसके अंदर, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र, राइट। तो पत्र लेखन के दो टाइप हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब है कि अपन किसी को भी लिख सकते हैं, अपन दोस्त को लिख सकते हैं, घर वालों को लिख सकते हैं। ठीक है, और जो औपचारिक ऑफिशियल लेटर है वो हम किसी अधिकारी को या फिर हमारे नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं उनको अपन लिख सकते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ भी बात कहने के लिए औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको सीधे ले चलता हूं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसे लिखना है अपने को, 20 नंबर का सवाल। ठीक है, और कुछ मत याद करना इसके अंदर अभी, अनौपचारिक मत देखो। ठीक है, औपचारिक पत्र देखो सिर्फ, ये आपको फॉर्मेट याद कर लेना है। ठीक है, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो ऊपर ही ऊपर, ये एक औपचारिक पत्र, यही 20 नंबर का सवाल आ सकता है इस बार। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, औपचारिक पत्र। ठीक है, सेवा में फिर हम किसी भी अधिकारी को लिखते हैं, जैसे कि प्रबंध निदेशक उस अधिकारी की पोस्ट है, नौकरी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में वो काम करता है, और पता क्या है उस कंपनी का, पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली। फिर अपन कहते हैं महोदय तीसरे नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि दिनांक, निवेदन है कि ये दिनांक के नव भारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी सहायक पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार से है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप इस कंपनी के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको एक एप्लीकेशन कहते हैं कि आपने जो एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन निकाला था अखबार के अंदर नौकरी का, तो उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पर नौकरी है का आवेदन आपको दे रहा हूं, या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नाम लिख देना है, पता लिख देना है, अपना नाम मत लिखना। जैसे कि आपका नाम रुखसार है तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर रुखसार के अलावा, राइट। पता है, अपना पता मत लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता आप बता सकते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की है, क्योंकि ये जो प्रबंधन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है तो इसके अंदर लिख देना बीटेक। ठीक है, या फिर आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री लिख देना। ये बीटेक कौन करते हैं, इंजीनियर्स ही तो करते हैं। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग की एक कंपनी है। अनुभव संबंधी सूचना, आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि मैंने जयपुर काम किया है, मैंने रायपुर काम किया 2 साल, वो लिख सकते हैं। अन्य सूचना, आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर चेस खेलना पसंद है, ठीक है, या मूवीज देखना पसंद है, वो लिख सकते हैं। यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, तो मैं अपने आप को योग्य सिद्ध करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। यानी कि आपसे की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मुझे ये नौकरी मिलती है तो मेरी जितनी एबिलिटीज है, जितनी योग्यता है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर
अधिकारी को धन्यवाद दे देना है। और फिर भवदीय, भवदीय क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अधिकारी के सामने एक रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। भवदीय का मतलब सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। राम प्रकाश शर्मा ये नाम रहेगा, औरंगाबाद। ये देखो जिसने एप्लीकेशन लिखा है उसका नीचे नाम आता है और उसके घर का पता, ठीक है, नीचे आता है ये भवदीय, और 7वें नंबर पर उसको खुद का नाम और घर का पता, और 8वें नंबर पर आता है दिनांक, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। औपचारिक पत्र, ध्यान रखना ये सवाल आ सकता है। जो सामने आपको जो फॉर्मेट या नमूना दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सरकारी पत्र होता है। तो यहां पर पहले नंबर पे लिखते हैं सेवा में सचिव सभी राज्य सरकारें। मौत की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव विषय रहेगा। तीसरे नंबर पर अपन जिस स्थान से लिख रहे हैं और तारीख यहाँ पे लिख देंगे। फिर महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि भारत सरकार को समय समय पर देश में मौत की सजा समाप्त करने के लिए सुझाव प्राप्त होते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों को रोकथाम और इनका पता लगाने के लिए काम राज्य सरकारों का है। इस विषय में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानसभा की है। विधानसभा राज्य के अंदर विधायिका का काम करती है, ठीक है। इसलिए राज्य सरकारें मौत की सजा सुनाने को समाप्त करने के लिए कानून बनाने सक्षम है। भारत सरकार चाहती है कि मौत की सजा को समाप्त करने के संबंध में ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी सरकारों में राज्यों में समान रूप से लागू हो। उसके इस विषय में अंतिम निर्णय करने से पहले सरकार इस सुझाव पर अच्छी तरह से जांच करना चाहती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है यह अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श करके अपने सुझाव और सिफारिशें शीघ्र इस मंत्रालय को भेजें। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध कि वे अपने राज्य संबंधित पिछले 3 सालों के निम्नलिखित आंकड़े भी भिजवाएं, जैसे कि राज्य में हत्या के कितने मामले दर्ज किए गए, राज्य में कितने लोगों को मृत्युदंड दिया गया, राज्य में कितने लोग मौत की सजा माफी की अर्जी के कारण रद्द की गई है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सरकारी पत्र कौन लिख रहा है? भारत का संयुक्त सचिव लिख रहा है। दोस्तों, संयुक्त सचिव कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वो पत्र किसको लिख रहा है? वो पत्र लिख रहा है सभी सचिव। देखो, जैसे कि भारत में संयुक्त सचिव, ठीक है, संयुक्त सचिव वो पत्र लिखता है। राज्य के अंदर भी सचिव रहते हैं, जैसे कि राजस्थान का, केरल का है, महाराष्ट्र का है। इन सचिवों को वो पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो उनको कह रहा है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो भी मौत की जो सजा है उसको समाप्त करने के लिए नियम कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो आप है वो राज्य सरकारों से बात करें और राज्य सरकारें वो उच्च न्यायालय का परामर्श ले, उच्च न्यायालय से भी पूछें कि मौत की सजा सचमुच में खत्म की जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो ये होता है एक सरकारी पत्र जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में यहाँ पे क्या लिख देना? प्रति। प्रति का मतलब होता है कॉपी। इस लेटर की कॉपी, इस सरकारी पत्र की जो कॉपी है वो सभी राज्य सरकारों को भेजनी होगी, यानी कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के पास में इस सरकारी पत्र की कॉपी जाएगी। ये आपके सामने जो फॉर्मेट दिख रहा है वो अर्ध सरकारी पत्र है। यहाँ पर भारत सरकार, फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, और ये तारीख, विद्यासागर उपसचिव, टेलीफोन संख्या ये लिखा हुआ है, प्रिय श्री गोविंद राम। आपको मालूम ही होगा कि देश में नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक आदर्श पाठ्य चर्चा तैयार करने की योजना बनाई। इस विषय में प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा की एक प्रति इस पत्र के साथ आपको भेजी जा रही है। इस प्रस्ताव के संबंध में यदि आप अपने विचार हमें शीघ्र भेजे जा सके तो मैं आपका बहुत शीघ्र आभारी रहूंगा। यहाँ मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से संबंधित विभागों के पास उनके विचार जानने के लिए परिचालित करना चाहते हैं। आपका विद्यासागर, ठीक है। साभार गोविंद राम, निदेशक शिक्षा मंत्रालय। तो देखो यहां पर क्या चर्चा चल रही है? भारत के अंदर शिक्षा नीति है उसको बनाया जा रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। कौन सी शिक्षा नीति भारत के अंदर लागू होगी? तो यहां पर जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति को पत्र लिख रहा है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? श्री गोविंद राम। श्री गोविंद राम मतलब बहुत बड़े टीचर होंगे, ठीक है, बहुत बड़े व्याख्याकार होंगे, जानकार होंगे शिक्षा के। तो जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मंत्रालय श्री गोविंद राम को लेटर लिख रहा है कि भारत के अंदर बन रही नई शिक्षा नीति और आपके कुछ विचार हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है।
तो जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका तीसरे नंबर पे नाम लिखना, ठीक है, और जिस मंत्रालय द्वारा भेजा जा रहा है उसका पहले नंबर पे नाम लिख देना, ठीक है। और देखो ये लेटर लिख कौन रहा है, श्री गोविंद राम लिख रहा है, निदेशक शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, सॉरी ये विद्यासागर लिख रहे हैं। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, तीसरे नंबर प्रिय श्री गोविंद राम। अब गोविंद राम कौन सी पोस्ट पे बैठे हैं, वो निदेशक है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के, ठीक है। और ये लिख कौन रहा है, विद्यासागर नाम का एक अधिकारी लिख रहा है, ठीक है, ये याद कर लेना आपको। विद्यासागर नाम का एक व्यक्ति लिख रहा है जिसका नाम 6वें नंबर पे आएगा, और जिसको लिखा जा रहा है उसका तीसरे और 7वें नंबर पे आएगा, ये याद रखना। दिसंबर 2022 के पेपर में यूनिट नंबर 4 से एक सवाल आया था। सीधा तो सवाल पूछा नहीं था, लेकिन उसने पूछा था कि सरकारी अस्पताल, एक मिनट, सवाल ये था अपने यहाँ के एक सरकारी अस्पताल की स्थिति पे चर्चा करें। आपको यहाँ पर लिखना था कि मेरे यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है, उसी के संबंध में आपको एक समाचार लिखना था, राइट। तो देखो इस बार क्या आ सकता है इस चैप्टर से, वो आप एक बार देख लो। समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया आ सकती है, ठीक है। संपादन का मतलब होता है कि पब्लिश करना समाचार को। समाचार यहां पर पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है, यहां पर आपको पॉजिटिव ही लिखना है। अगर आपके आसपास का अगर अस्पताल में कमियां भी है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है कमियां, ठीक है, आपको सही सही बातें यहां पर लिखनी है ज्यादा। तो देखो समाचार लेखन और संपादन, इसकी प्रक्रिया, समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया विस्तार से बताएं, ठीक है, ये सवाल आ सकता है इसके अंदर। समाचार लेखन का आरंभ, मुख्य कलेवर, शीर्षक देना, समाचार का संपादन, इस क्वेश्चन को आप रट लेना है, ठीक है। देखो दिसंबर 2022 के पेपर में अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण का आशय स्पष्ट कीजिए, ये सवाल था। दिसंबर 2022 के पेपर में अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण का मतलब समझाइए, 20 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो आप इस बार इसको स्किप करना, ये वाला रटना आप इस बार। अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण का अर्थ बताइए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं। शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत, ये वाला सवाल है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार बन जाता है, इस बार के लिए जून 2023 के लिए। अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये वाला रट लेना आप। देखो पॉइंट बहुत ही आसान है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करना है। अनुवाद का मतलब जैसे कि आपके सामने इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप किस प्रकार से उसका अनुवाद करते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, किस तरह से अपने को शब्दों का चुनाव करना होता है, वही सब लिखना है यहां पर, ठीक है, राइट। तो देखो यहां देखो, अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषण, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ जाओ, समतुल्यता। समतुल्यता का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन करना है, उसका अनुवाद करना है, ठीक है। तो अनुवाद कैसे करोगे, पहला सिद्धांत आ जाता है शब्द की समतुल्य का सिद्धांत। जैसे कि ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अब ट्रीटमेंट के बहुत सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट का एक तो मतलब होता है इलाज होना, दूसरा मतलब होता है प्रतिपादन करना, तीसरा मतलब होता है किसी के साथ में व्यवहार या सलूक करना। कि कई बार हम बोलते हैं कि मेरे को वह अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि वह अच्छे से व्यवहार, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो देखो अनुवाद करते समय वाक्य की जो भावनाएं हैं वो बदलनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। इंग्लिश में जो आपको दिख रहा है
ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही अपने को हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करना होता है। तो यहाँ पर तीनों शब्दों में से एक शब्द का चुनाव कर लेंगे। देखो, अगर इलाज कर रहे हैं किसी का तो यहाँ पर इलाज लिख देंगे। ठीक है, व्यवहार या सलूक की स्थिति में अपन ये शब्द इस्तेमाल ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर तीन शब्द हैं। ठीक है, चर्च, कैथेड्रल और चैपल, तीनों ही गिरजाघर होते हैं। ईसाई धर्म के पवित्र स्थान है चर्च, कैथेड्रल और चैपल। ठीक है, अब देखो तीनों वैसे तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? जैसे कि कैथेड्रल बड़े गिरजाघर को कहते हैं। ठीक है, और चैपल एक छोटा सा प्रार्थना गृह होता है। ये चैपल है, ये छोटा सा प्रार्थना गृह होता है ईसाई धर्म के अनुयायियों का। कैथेड्रल बहुत बड़ा एक गिरजाघर होता है, और चर्च है वो कैथेड्रल से कम छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पर? चैपल। और उससे मतलब उससे बड़ा चर्च, उससे बड़ा कैथेड्रल। तो आपके सामने अगर कोई इंग्लिश की लाइन ऐसे लिखी गई है कि जहां पर चर्च अथवा कैथेड्रल और चैपल आ रहा है, तो आपको इन शब्दों के हिसाब से वहां पर हिंदी का शब्द चुनना होगा। जैसे कि चैपल आ रहा है तो उसके लिए आप सिंपल सा गिरजाघर नहीं लिखेंगे, उसके लिए प्रार्थनालय लिखेंगे। ठीक है, और कैथेड्रल आ रहा है उसके लिए महामंदिर अपन लिख सकते हैं, और चर्च के लिए गिरजाघर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को अनुवाद करते समय ऐसे ही शब्द चुनाव करने होते हैं जो कि फिट बैठते हैं वहां पर। अनुवाद करते समय वाक्य की जो भावना है और वाक्य का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं गायब होना चाहिए। ठीक है, श्लिष्ट शब्द में आपको बता देता हूं, एक और शब्द समझ लो। इंग्लिश के अंदर जो इनोसेंट शब्द होता है, ठीक है, इनोसेंट का हम तो मतलब समझते हैं इनोसेंट का मासूम। ठीक है, और भी इनोसेंट के अर्थ निकलते हैं, जैसे कि निर्दोष, निष्पाप। ठीक है, निर्दोष, निष्पाप, निपराध, बेगुनाह, निष्कपट, अबोध, निरीह, सीधा, अहानिकारक। इतने सारे मतलब हैं इनोसेंट के। लेकिन दोस्तों, अनुवाद करते समय अपने को वही शब्द लिखना है जो हमें इंग्लिश पढ़ते टाइम फील हो रहा है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। श्लिष्ट शब्द देखते हैं। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, अब देखो यहां पर, अतः श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह शब्द जिसमें एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका या सटा रहता है। कहीं कहीं लेखक एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में करता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक का कार्य कठिन हो जाता है। उसे ऐसा हिंदी समानार्थक खोजने नहीं मिलेगा जिसके उसके प्रसंग में एक साथ वे दोनों कार्य हो सकते हैं। उदाहरण, इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। देखो, कई बार एक शब्द के माध्यम से दो या तीन शब्दों का भी बताया जाता है। जैसे कि यहां पर लिख रहा है कि अगर वह बहुत ज्यादा पिएगा शराब तो उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भुगतान का ये जो शब्द है, पे करना किसी को, एक तो पैसे पेमेंट करते हैं अपन। ठीक है, और हम कई बार ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करेगा, बुरे उसके नतीजे होंगे, उसको उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो भुगतान के भी अलग अलग मायने निकल जाते हैं। ठीक है, यहां पर ये लिख रहा है कि अगर वो बहुत ज्यादा शराब पिएगा तो उसको आगे चलकर इसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि चुकाना या अदा करना या कष्ट सहना या यातना भोगना। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो एक ही शब्द के साथ साथ में अलग अलग शब्द हैं, जब सामने निकल के आते हैं तो उन शब्दों को कहते हैं श्लिष्ट शब्द। अनुवाद के अंदर श्लिष्ट शब्दों को भी हमें यूज करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट याद करने की कोशिश करना। प्रभावी लेखन की विशेषताएं यूनिट नंबर 6 से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस प्रकार का लेखन, इस प्रकार का लेखन जिससे कि हमारे जो शब्दों का जो प्रभाव है पाठक के मन में बहुत ज्यादा समय तक रहे, तो इस प्रकार की रचना क्या कहलाती है? प्रभावी लेखन। नाम से पता चल रहा प्रभावी लेखन क्या हुआ कि इस प्रकार से लिखें कि पढ़ने वाला है वो काफी ज्यादा समय तक हमारी लिखी हुई चीजें हैं वो याद रखें। ठीक है, उसके मन मस्तिष्क पर हमारी बताई हुई चीजें काफी दिनों तक रहे, तो ऐसा लेखन प्रभावी लेखन कहलाता है। प्रभावी लेखन की यहाँ पर विशेषता याद कर लेना। भाषा पर अधिकार, आपके पास में अच्छे शब्द होने चाहिए। ठीक है, आपके पास में अच्छे शब्द होने चाहिए, तभी तो आप प्रभावी लेखन कर पाओगे। शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। वाक्य विन्यास, विन्यास का मतलब होता है स्थिति, यानी कि जब आप वाक्य लिखते हो तो आप कर्ता को, क्रिया को, कर्म को
मतलब जमा करके लिखोगे, विशेषण कहाँ लिखना होता है, संज्ञा कहाँ पर लिखनी होती है। तो आप इस तरह से अगर व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां नहीं करते हैं तो आपका जो लेखन है वो प्रभावी बन जाता है। शैली, शैली का मतलब होता है कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं। जैसे कि हिंदी के अंदर लिख रहे हैं, ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, खड़ी बोली में लिख रहे हैं, राइट, तो आपकी शैली भी प्रभावशाली होनी चाहिए। बीच बीच में आप लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे क्या होते हैं कि मतलब जिनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है। जैसे कि नाक को चने चबाना, तो नाक से कोई चने चबा सकता है क्या? नहीं चबा सकता। लेकिन अगर इसका वास्तविक अर्थ देखें अपन तो इसका बन जाता है कि बहुत कठिन काम करना। नाक को चने चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना। तो प्रभावी लेखन के लिए हमें बीच बीच में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। अलंकारिता, यानी कि हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, इन शब्दों का भी सॉरी इन अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। अलंकारों का यूज क्यों होता है? भाषा को और ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत बनाने के लिए, और हमारे जो वाक्य हैं वो बहुत प्रभाव छोड़े पाठक के मन में, इसलिए अलंकारों का इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जाता है। और हमें कम से कम व्याकरणिक शुद्धता रखनी है और अर्थ और भाषा में अनुविति ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये एक बढ़िया सा 20 नंबर का सवाल, इसको आपको देख लेना। कम से कम ये जो पॉइंट मैंने बताए, भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे, अलंकारिता, व्याकरणिक शुद्धता और अर्थ और भाषा में अनुविति, इसको आपको याद करना है। दिसंबर 2022 के पेपर में इस वाले चैप्टर से क्या सवाल आया था, ठीक है। कोई रचना करते समय, मैं सवाल बोल रहा हूँ वो 20 नंबर का था। कोई रचना करते समय, कोई रचना करते समय लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो रचना का प्रारंभ, विषय का विस्तार और रचना का अंत, ठीक है। ये वाले जो 3 पॉइंट है ये लिखने थे दिसंबर 2022 के पेपर में। अब यहां पर क्या आ सकता है? रचना के प्रकार आ सकते हैं, वर्णनात्मक लेखन, आख्यानपरक लेखन, तार्किक लेखन, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है, दोनों ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो दोनों को नहीं छोड़ना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप रचना के प्रकार इस पर भी स्टार लगा लो, और रचना की तैयारी कैसे करते हैं इस पर भी आप इस पर डबल स्टार लगा लो, ठीक है। ये वाला सबसे पहले रटना, रचना की तैयारी, उसके बाद में आपको रचना के प्रकार याद करने हैं, ठीक है। ये वाले 2 सवाल आपको याद रखना है। रचना क्या कहलाती है? ठीक है, रचना मतलब आप निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ठीक है। तो देखो आप निबंध लिखते हो ना, जैसे तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण पे आपको लिखना है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप पहले तो पॉइंट लिखोगे कि मुझको निबंध में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, तभी तो आप लिखोगे, या फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हो? नहीं, कोई अगर ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत ही गंदा तरीका होता है किसी भी रचना को लिखने का। अपने को सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना होता है मन के अंदर, या फिर किसी रफ पेज में बना लेते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं भूमिका, अपन भूमिका लिखेंगे, मतलब भारत के अंदर आज महिलाओं की क्या स्थिति है, ठीक है, ये सब लिखेंगे। महिला कितने साक्षर हैं, फिर हम लिखेंगे महिला की समस्याएं क्या है, ठीक है। भारत में महिलाओं को किन किन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, समस्या लिखेंगे। और भारत सरकार ने कौन कौन से कानून और नियम बना रखे हैं महिला को सशक्तिकरण, महिला को मजबूत बनाने के लिए, फिर वो लिख देंगे, ठीक है। और फिर लिख देंगे जन भागीदारी, यानी कि लोगों को अपनी सोच भी बदलना जरूरी है, ठीक है, तभी महिला आगे बढ़ पाएगी। और आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और समस्या से ऊपर स्थिति भी लिख सकते हैं कि भारत के अंदर है, मतलब इतनी महिलाएं हैं, इतने साक्षर हैं, गांव के अंदर इतनी महिलाएं वो पढ़ी लिखी हैं। तो भूमिका, स्थिति, समस्याएं, कानून, नियम, जन भागीदारी, सुझाव और फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये आपका बढ़िया सा निबंध हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रचना है एक। निबंध एक रचना का प्रकार है। इसी तरफ से आप कोई नोवेल लिखते हैं, उपन्यास, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई कविता लिखते हैं, वो भी रचना का प्रकार है। तो रचना को लिखते समय हमें अलग अलग चीजें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है, यही इस चैप्टर में पूरा समझाया गया है।
देखो यूनिट नंबर 8 में आपको 3 ही टॉपिक याद करने, एक तो भावपलवन याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रिपोर्ट लेखन, उसके बाद में नोट्स लेखन। भावपलवन का मतलब होता है कि अगर किसी रचना के अंदर कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसका विस्तार जब हम करते हैं, वास्तविक अर्थ जब लिखते हैं और विस्तार करते हैं लिखी हुई बातों का, तो वह क्या कहलाता है? भाव पलवन कहलाता है। ठीक है, कोई उक्ति दी जा सकती है आपको कि इसका भाव पलवन कीजिए। ठीक है, इस तरह से यहां से सवाल आएंगे। इस यूनिट से पिछली बार सवाल आया था कि आपके घर के पास में कोई अगर अस्पताल है तो उसकी स्थिति के बारे में आपको बताना था। तो इस बार भी आ सकता है, इस बार आ सकता है कि आपके घर के पास में खेल स्टेडियम या फिर किसी स्कूल की दशा का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से अपन लिखते हैं चीजें। ठीक है, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वेरी इजी। भाव पलवन में क्या आया है कि देखो, जहां सुमति तहम संपत्ति नाना, जहां कुमति तहम विपत्ति निदाना, इसका भाव पलवन करना है। तो देखो, सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। ठीक है, तो अच्छी बुद्धि होती है तो अच्छे विचार होते हैं, और अगर अच्छे विचार होते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं, राइट। और अगर कुमति होती है, गलत बुद्धि हो जाती है, तो दोस्तों गलत लोगों के साथ में बैठते हैं। ठीक है, गलत बातें आती हैं, गलत विचार आते हैं मन के अंदर, और गलत ही हम काम करते हैं। तो जहां पर अच्छी बुद्धि निवास करती है, जिस घर के अंदर अच्छे, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये लिख भी सकते हैं कि जिस घर के अंदर सभी सदस्यों की अच्छी बुद्धि होती है, उस घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है, उस घर के अंदर कोई कलेश नहीं होता है। और अगर किसी घर के अंदर कोई कलेश नहीं होता है तो वहां पर सुख समृद्धि और विद्या आती है, राइट। तो किसी घर के अंदर अगर कलेश होता रहेगा तो क्या वहां पर पैसा आएगा? क्या वहां पर सुख आ सकता है? क्या घर के अंदर खुशियां आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन जहां पर लोगों की अच्छी बुद्धि है, लोग समझदार हैं, तो उस घर के अंदर संपत्ति भी आती है, उस घर के अंदर खुशियां भी आती है, सुख भी आते हैं। ये आपको लिखना है, राइट। दूसरा भाव पलवन ये देख लो, हिंसा बुरी चीज है पर दासता उससे भी बुरी चीज है। किसी से लड़ाई दंगे करना ये एक बुरी गलत बात है, जबकि किसी की गुलामी में रहना, किसी की गुलामी में रहना ये दासता से भी बुरी चीज है, सॉरी, हिंसा से भी बुरी चीज है। देखो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना ये गलत बात है, लेकिन किसी की गुलामी झेलना ये कितनी गलत बात है। तो इसका भाव पलवन यानी कि इस लाइन का विस्तार आपको कैसे लिखना है इसके अंदर, देखो, यह सत्य है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी दूसरों के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। प्राचीन काल से मनुष्यों, मनुष्यों का मतलब है ऋषि संत मुनि, ऋषि संत मुनि अथवा विद्वानों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी ने भी हिंसा का विरोध किया और उसे बुरा बताया। गांधी जी ने भी कहा कि हमें बातें मनवाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल और हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अहिंसा से भी काफी ज्यादा जो बातें हैं वो बन जाती हैं। दासता अथवा गुलामी को और भी बुरा बताया गया है। कोई दास यानी कि कोई गुलाम जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है, क्योंकि हर कहना किसका मानता है? वो अपने मालिक का मानता है। वास्तव में दासता का जीवन जीना हिंसा से भी बदतर होता है, इसलिए दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह क्षमा योग्य है। अब देखो, कोई दास, कोई नौकर, कोई गुलाम, उसकी जिंदगी कैसी होती है? उसको हर कहना मानना पड़ता है, राइट। उसकी जो इच्छा है वो भी मर जाती है, वो कहीं बाहर नहीं जा पाता है, ना कुछ अपनी जिंदगी में कर पाता है, राइट। तो अगर वह मालिक के खिलाफ अगर लड़ाई झगड़े का भी इस्तेमाल करता है, हिंसा का भी इस्तेमाल करता है, तो उसकी हिंसा क्षमा करने के लायक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेताओं ने दासता की श्रृंखलाओं को तोड़ने का आह्वान किया। जैसे कि गरम दल के जो नेता थे, जैसे कि लाला लाजपत राय और उनके जो साथी थे, वो मानते थे कि संघर्ष से विरोध करके, हिंसा का इस्तेमाल करके हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह सही है कि अहिंसा अच्छी चीज है और हिंसा बुरी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अहिंसक को अपने अधीन या दास बनाया जाए तो वह कुछ नहीं बोले। देखो, ये गलत, मतलब ये तो सही बात है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुलाम बनाने की कोशिश करता है, हमें अपने कहने मनवाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ हमें प्रतिकार भी करना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें लिख सकते हैं। पहले ही
वर्णनात्मक लेखन से सवाल आ चुका है। या तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो या आराम से आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। किसी भी स्थिति का या किसी भी कार्य दशा का हमें वर्णन करना पड़ता है। जैसे कि सवाल आया था, 2 सवाल आए थे, एक तो अस्पताल, घर के पास में जो अस्पताल है उसकी स्थिति का वर्णन, एक वर्णनात्मक लेखन का आशय स्पष्ट करें, ये भी 20 नंबर का सवाल था। ठीक है, बड़ा आसान है ये चैप्टर। तो इसके अंदर अपन देखते हैं क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है। पिछली बार तो यहां से सवाल नहीं बना था, चैप्टर नंबर 9 से सवाल आया था वर्णनात्मक लेखन। इस बार चैप्टर नंबर 9 है, उसके आने के चांस बहुत कम है, लेकिन इस बार ये आख्यान परन लेखन है, ये आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर 2 सवाल बन सकते हैं, दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंस लगते हैं। इसमें भी मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, नीचे वाला, आख्यान परन रचना का लेखन करते समय, ये लिख लो, आख्यान परक रचना का लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये एक बढ़िया सवाल हो जाएगा। और इस वाले सवाल पर आप डबल स्टार दे दो। डबल स्टार का मतलब इसको पहले याद करना है। और आख्यान परन परक लेखन की विशेषताएं बताएं। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। ये वाला चैप्टर नहीं आया था दिसंबर 2022 के पेपर में, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस सवाल पर आप सिंगल स्टार दे दो, यानी कि इसको बाद में देखूंगी या बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले तो ये रटना, आख्यान परक रचना का लेखन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सवाल यहां से बन जाएगा, आख्यान परक लेखन की विशेषताएं बताएं। आख्यान परक लेखन क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपनी संवेदना, अपनी मन की भावनाएं, अनुभूति, अपने मन की फीलिंग्स, अपने मन के इमोशंस, भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और लिपि का आविष्कार किया। कुछ प्रौढ़ता आने पर, यानी कि कुछ उम्र है वो बढ़ जाने के कारण उसने अपने अभिव्यक्ति के नए नए तरीके भी ढूंढ निकाले। यानी कि अपने मन की भावनाएं, अपने मन के भाव, वो कहने के लिए अलग अलग तरीके इंसान ने निकाले। आख्यान भी मनुष्य की लेखन कला का एक माध्यम है। व्यक्तिक लेखन, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पे जो लेखन किया जाता है, आख्यान परक लेखन मनुष्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम है। व्यक्तिक लेखन में जहां व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, एक व्यक्ति अपने जीवन पर जब लिखता है, वहीं आख्यान परक लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी झलकती है। आख्यान परक लेखन में भावों और विचारों को लेखक चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है और बीच बीच में सीधे सीधे अपनी बात कहने लगता है। जबकि व्यक्तिगत लेखन में लेखक की अनुभूति और विचारों के बीच, चरित्रों के बीच में कोई जगह नहीं होती। इसमें तो लेखक अपनी स्मृति के आधार पर घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आख्यान परक लेखन और व्यक्तिक लेखन के बीच में अंतर कहा जा रहा है। ठीक है, व्यक्तिक लेखन में मतलब एक जो इंसान है वो खुद के बारे में ही बताता अपनी, जैसे कि कोई बायोग्राफी लिखता है, जीवन कथा लिखता है, तो वो एक व्यक्तिक लेखन है। आख्यान परक लेखन में एक व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित बातें भी बताता है और जो दूसरे पात्र होते हैं उनके बारे में भी बताता है। तो आख्यान परक लेखन में चरित्रों के विकास स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई दिखाता है, और यह सच्चाई उस घटना विशेष अथवा व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है और पूरे समाज की भी हो सकती है। इस तरह से आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सत्य का भी उद्घाटन किया जाता है। तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी अलग है, एक व्यक्ति के जीवन कथा अलग होती है, और एक आख्यान परक लेखन है वो अलग होता है। उसमें समाज का सच भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, और खुद के जीवन से संबंधित घटनाएं भी हो सकती हैं। जबकि व्यक्ति परक लेखन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें लेखक ज्यादातर अपने बारे में बात करता है, अर्थात उसके जीवन में पहले से जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिन व्यक्तियों से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, उनके बारे में वह अधिकतर बातें करता है। इस प्रकार व्यक्तिक लेखन में जहां लेखक के निजी जीवन, अपनी पर्सनल लाइफ की अनुभूति प्रधान होती है, वहीं आख्यान परक में निजी जीवन के साथ साथ में समाज की व्यापक जिंदगी के चित्र भी अंकित होते हैं। समाज की जो घटनाएं हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दिसंबर 2022 के पेपर में तार्किक लेखन भी आया था। ठीक है, और यहां पर 20 नंबर का सवाल ये था कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। 20 नंबर का सवाल था, तो 3 पॉइंट है इसके अंदर।
प्रक्रिया की व्याख्या, कथन के समर्थन में तर्क और उदाहरणों का महत्व है। तार्किक लेखन का मतलब क्या है कि अपने को कार्य कारण संबंध बताने होते हैं। जैसे कि समाज के अंदर अगर आपको बाल विवाह के बारे में लिखना है, ठीक है, आपके सामने एक टॉपिक है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। तो दोस्तों बाल विवाह क्यों होते हैं, ठीक है, बाल विवाह के परिणाम अथवा प्रभाव क्या क्या है, और सरकार को और लोगों को अपने स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से कदम है वो उठाने चाहिए। ये होता है तार्किक लेखन, जिसके अंदर मतलब समाज में जो घटनाएं घटित होती है वो क्यों घटित होती है, उसके क्या परिणाम है, और उस घटना को रोकने के लिए सरकार ने और लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या कदम उठाए हैं। तो जब आप इस तरह से कोई रचना लिखते हैं जिसमें कार्य कारण संबंध होते हैं, जिसमें कोई लॉजिक होता है, जिसमें कोई रीजनिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपके तर्क वितर्क शामिल होते हैं, ठीक है, क्या गलत है समाज में, क्या सही है, तो वह लेखन क्या कहलाता है, तार्किक लेखन कहलाता है। तार्किक लेखन को दोस्तों और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उदाहरण आप लिख सकते हो उसके अंदर बीच बीच में। तो सवाल क्या आया था, तार्किक लेखन में उदाहरणों का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखो ये एक उदाहरण लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब, ठीक है। ये एक मतलब इसमें विज्ञान के काफी सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैव प्रौद्योगिकी एक बहुआयामी विज्ञान है जिसका विकास जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और अभियांत्रिकी के समन्वित उपयोग से हुआ है। देखो बायोटेक्नोलॉजी से लोग डिग्रियां करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से लोग डिग्री डिप्लोमा करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग भी पढ़ लेते हैं उसी के अंदर। जैव प्रौद्योगिकी इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में होता है। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी एवं बागवानी। वानिकी का मतलब होता है वनों से संबंधित, तो कृषि के क्षेत्र में, वनों के क्षेत्र में, और बागवानी बाग बगीचों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कृषि के अंदर किसी फसल में अगर कीड़े लग जाते हैं तो ऐसे बीज तैयार करना जिसमें कीड़े नहीं लगे, ऐसे बीज तैयार करना जो कि सर्दियों में गर्मियों में भी उग सके, राइट। और ऐसे बीज तैयार करना जैसे कि कोई आम का बीज है तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा बीज तैयार करना जिससे कि मतलब बहुत ही बढ़िया आम लगे, उस पौधे के कोई भी कीड़ा अथवा दीमक नहीं लगे। तो इसलिए जैव प्रौद्योगिकी बड़ी काम की चीज है। तो आज इसका उपयोग खाद्य संबंधी उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कृषि, वानिकी एवं बागवानी के क्षेत्र में नए पादप जातियों, नए नए जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि गुलाब के कम से कम 50 तरह के पौधे आते हैं, अलग अलग वैरायटी के। हमने तो देसी गुलाब भी देखे हैं, राइट। तो जो इंग्लिश गुलाब होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, वो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किए जाते हैं, ठीक है। तभी तो अपने को जब हम किसी बगीचे, किसी गार्डन के अंदर जाते हैं, वहां हमें काफी सारे सुंदर सुंदर जो पौधे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों वो विकसित किए जाते हैं, और उनको विकसित किस प्रौद्योगिकी से किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी से किया जाता है। अच्छे अच्छे बीज बनाना, ईंधन एवं चारा देने वाली फसलों का उत्पादन करना, और वाणिज्यिक महत्व के उत्पादन इसमें शामिल है। जैसे कि काफी सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको उगाया ही इसलिए जाता है ताकि उनसे लकड़ियों की प्राप्ति, उनसे इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो ऐसे पौधों का विकास दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। अब देखो कई बार जैसे कि गेहूं रखते हैं, है ना, चावल रख दिया, उन पे उन उन बोरियों में चूहे वो लग जाते हैं और खत्म कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो हमें ऐसी दवाइयां भी बनाना जिससे कि हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं उससे चूहे वगैरह और जो अन्य कीड़े हैं वो दूर रहे। तो उसमें भी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग दवाइयां बनाने में भी होता है। औद्योगिक बहावों का शुद्धिकरण। अब देखो उद्योगों की जो नाले होते हैं वहां से काफी सारे जो प्रदूषक होते हैं उनका स्राव होता है। जहां पर उद्योग होते हैं वहां पर कई टनल्स लगे होते हैं, कई नाले लगे होते हैं, और नालों से गंदा पानी भी आता है, राइट, और धुआं वगैरह भी आता है, ठीक है, गर्म पानी भी आता है। तो दोस्तों उस गंदे पानी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए वो जैव प्रौद्योगिकी हमें सिखाती है, ठीक है। और वायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। तो अगर आपने इस तरह से लिख दिया कि उदाहरणों का क्या महत्व है, आप ये जैव प्रौद्योगिकी वाला जो मैंने आपको बताया ये लिख के आ जाना।
जो भी आपको समझ में आया है, ठीक है। आप इसको बता करके लिख के आ जाना कि अगर हम किसी भी लेखन में उदाहरण हम डालते हैं तो हमारा जो लेखन है वो प्रभावी बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी किताब है वो कंप्लीट होती है, मैंने जो बताया है इसको आपको प्रायोरिटी के अंदर रखना है। सबसे पहले ये सवाल याद करने। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप देख लेना। कल दोपहर में पेपर है। विश यू ऑल द बेस्ट लक, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।